आज हम शुरू करने जा रहे हैं अमेरिका संविधान में राष्ट्रपति पद का निर्वाचन। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो अमेरिका संविधान है उसमें राष्ट्रपति पद के लिए क्या योग्यताएं हैं। राष्ट्रपति पद की योग्यताओं का उल्लेख अमेरिका संविधान के अनुच्छेद 2 की उपधारा 1 में किया गया है, जिसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति पद के लिए वही व्यक्ति पात्र होगा जो संयुक्त राज्य अमेरिका का जन्मजात नागरिक हो, उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष की न हो, वह संयुक्त राज्य अमेरिका का कम से कम 14 वर्ष का निवासी रहा हो। इस संबंध में उसके लिए लगातार 14 वर्ष तक अमेरिका में रहना आवश्यक नहीं है, वरन कुल मिलाकर उसके द्वारा अपने जीवन के 14 वर्ष अमेरिका में व्यतीत किए हुए होने चाहिए। वेतन, भत्ते और अन्य सुविधाएं। राष्ट्रपति के वेतन भत्ते निर्धारित करने का अधिकार कांग्रेस को प्राप्त है। राष्ट्रपति के कार्यकाल में उसके वेतन भत्तों में कमी या बढ़ोतरी नहीं की जा सकती। इस संबंध में जो भी परिवर्तन करने हो वे नवीन राष्ट्रपति के कार्यकाल के प्रारंभ से ही किए जा सकते हैं। यात्रा व्यय के रूप में राष्ट्रपति को प्रति वर्ष अधिकतम $1 लाख खर्च कर सकता है। ये राशि आयकर से मुक्त है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति को अपने पद के सम्मान के अनुकूल अनेक सुविधाएं भी प्राप्त होती हैं, जिसमें निजी हवाई जहाज, छोटे समुद्री जहाज की सुविधा भी सम्मिलित है। राष्ट्रपति के निवास स्थान व्हाइट हाउस में खर्च हेतु बजट में अलग व्यवस्था की जाती है। अन्मुक्तियां। अन्य देशों के जो राष्ट्रपति है या कार्यपालिका प्रधान की भांति ही राष्ट्रपति को वहाँ कुछ अन्मुक्तियां भी प्राप्त होती हैं। यद्यपि संविधान में इस संबंध में कुछ भी नहीं कहा गया, फिर भी परंपरा के अनुसार उसे किसी भी अपराध के आरोप में गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। उसके विरुद्ध प्रमादेश या आदेश भी जारी नहीं किया जा सकता। उसे किसी न्यायालय में साक्षी या प्रतिवादी के रूप में उपस्थित होने के आदेश नहीं दिए जा सकते। केवल सीनेट में उसे महाभियोग के समय बुलाया जा सकता है। एक बार राष्ट्रपति जेफरसन को साक्ष्य के लिए बुलाया गया था, परंतु उन्होंने उपस्थित होने से इनकार कर दिया। राष्ट्रपति स्वेच्छा से किसी न्यायालय में साक्षी के रूप में उपस्थित हो सकता है। राष्ट्रपति को प्राप्त इस प्रकार की विशेष स्थिति की सीमा है। कार्यकाल। फिलाडेल्फिया सम्मेलन में राष्ट्रपति पद के कार्यकाल पर बहुत अधिक मतभेद थे, परंतु अंत में पर्याप्त वाद विवाद के बाद संविधान के अनुच्छेद 2 की उपधारा 1 में निश्चित किया गया कि राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 वर्ष का होना चाहिए या 4 वर्ष का होगा तथा पुनः विचार पर कोई प्रतिबंध नहीं है। लेकिन हम देखते हैं कि प्रथम राष्ट्रपति वाशिंगटन ने तीसरी बार राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया और इस प्रकार ये परंपरा स्थापित हो गई कि राष्ट्रपति 2 अवधियों से अधिक अपने पद पर नहीं रहेगा। अमेरिका में जो राष्ट्रपति है उसका निर्वाचन कैसे होता है, इसमें वहाँ पे पर्याप्त विचार विमर्श हुआ। उसके बाद जो अमेरिका की संविधान सभा है उसके द्वारा अंत में ये निश्चित किया गया कि राष्ट्रपति का निर्वाचन जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से हो। इस अप्रत्यक्ष निर्वाचन के अंतर्गत जनता द्वारा एक निर्वाचन मंडल का चुनाव किया जाए और निर्वाचन मंडल के द्वारा राष्ट्रपति का। संविधान में राष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में
कहा गया कि प्रत्येक राज्य अपनी व्यवस्थापिका के आदेशानुसार निर्वाचन चुने, जिनकी संख्या उस राज्य के सीनेट और प्रतिनिधि सभा के प्रतिनिधियों के बराबर हो। समय आने पर ये निर्वाचन मंडल अपने अपने राज्यों में एक स्थान पर एकत्रित हो और लिखित रूप में अपने मत 2 व्यक्तियों को दे, जिससे कम से कम उस राज्य का निवासी न हो जिस राज्य की ओर से वे निर्वाचन नियुक्त किए गए हैं। इसके बाद मतों को एक पेटिका में मोहर लगाकर सीनेट के अध्यक्ष के पास भेज दिया जाए, जो कांग्रेस के दोनों सदनों की उपस्थिति में उन्हें गिनकर परिणामों की घोषणा करे। जिस व्यक्ति को सबसे अधिक मत प्राप्त हो वह राष्ट्रपति निर्वाचित होगा, बेशर्त कि उसे मतों का पूर्ण बहुमत भी प्राप्त हो। उसने कम पाने वाले व्यक्ति उसी प्रकार बहुमत पाने पर उपराष्ट्रपति निर्वाचन होगा। संविधान द्वारा इस व्यवस्था में कुछ संशोधन किए गए और व्यवहार में तो ये पद्धति निरंतर परिवर्तित होती गई। हम देखते हैं कि संविधान के अंतर्गत राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के लिए एक साथ मतदान की व्यवस्था की गई, लेकिन 1880 में इस संबंध में कठिनाई उत्पन्न हुई। अतः संविधान के 12वें संशोधन द्वारा दोनों के लिए अलग अलग मतदान की व्यवस्था कर दी गई। हम देखते हैं कि जो राष्ट्रपति है उसके निर्वाचन में जो पद्धति अपनाई गई है उसके 5 चरण हैं। उस 5 चरणों में हम पहला देखते हैं उम्मीदवार का मनोनयन। राष्ट्रपति के निर्वाचन के प्रथम चरण देश के विविध राजनीतिक दलों के द्वारा राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार का मनोनयन है। अतः 1840 से रिपब्लिक और डेमोक्रेटिक दोनों राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों का मनोनयन विभिन्न राजनीतिक दलों के अखिल देशीय सम्मेलन द्वारा किया जाने लगा। उम्मीदवार के मनोनयन की ये पद्धति परंपरा के आधार पर अपनाई गई और इस संबंध में संविधान में कुछ भी नहीं कहा गया। प्रत्येक दल की राष्ट्रीय समिति अपने अपने दल के सम्मेलन के लिए समय और स्थान का निर्णय करती है और प्रारंभिक व्यवस्था करती है। प्रत्येक दल के राष्ट्रीय सम्मेलन के लिए प्रतिनिधि विभिन्न उपायों के द्वारा चुने जाते हैं, कुछ प्रारंभिक क्षेत्रों से, कुछ राज्य सम्मेलनों से और कुछ केंद्रीय समितियों द्वारा। इन प्रतिनिधियों की संख्या सामान्यतः 1500 और 3000 के बीच होती है। चुनाव वर्ष के जुलाई या अगस्त के महीने में एक बड़े हॉल में ये सम्मेलन होता है। सम्मेलन बहुत अधिक उत्तेजना और शोर शराबे के वातावरण में होता है और सम्मेलन में ही दल के प्रमुख नेतागण परस्पर सौदेबाजी करते हैं। दल के द्वारा उम्मीदवार चुन जाने के लिए आवश्यक है कि वह प्रतिनिधियों के मतों का पूर्ण बहुमत प्राप्त कर सके। मतदान की प्रक्रिया किसी उम्मीदवार को पूर्ण बहुमत प्राप्त होने तक जारी रहती है। कई बार मतदान के अनेक दौर होते हैं। उपराष्ट्रपति पद के लिए मनोनयन। उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवारों की नामजदगी में भी राष्ट्रपति पद के समान ही होती है। संयुक्त राज्य अमेरिका में अब इस संबंध में ये परंपरा स्थापित हो गई है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार न केवल अलग अलग राज्यों वरन 2 अलग अलग क्षेत्रों से होने चाहिए। इसका अर्थ यह है कि यदि राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार उत्तरी राज्यों से है तो उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार दक्षिणी राज्य से होना चाहिए। उपराष्ट्रपति पद के लिए प्राय कड़ा संघर्ष नहीं होता और शीघ्र ही कोई न कोई उम्मीदवार स्पष्ट बहुमत प्राप्त कर इस पद के लिए दल का उम्मीदवार बन जाता है। चुनाव अभियान दूसरा चरण होता है। चुनाव अभियान पहला चरण था उम्मीदवार का मनोनयन। सम्मेलन समाप्त होने के पूर्व उपराष्ट्रपति पद के लिए मनोनीत उम्मीदवारों के द्वारा दल की एक राष्ट्रीय समिति चुनी जाती है। यह समिति अपने एक प्रधान और कोषाध्यक्ष चुनती है। यह समिति अपने दल के उम्मीदवारों के परामर्श से राज्य में अपने दल के उम्मीदवारों के पक्ष में
तीव्र अभियान चलाती है। यद्यपि चुनाव कानून के अनुसार राष्ट्रपति के चुनाव अभियान पर अधिकतम खर्च $30,000 ही हो सकता है, परंतु इसका उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जाती। चुनाव अभियान के प्रमुख साधन टेलीविज़न, रेडियो, ट्रेन, समाचार पत्र और अपने उम्मीदवारों के पक्ष में विभिन्न प्रकार के साहित्य का प्रकाशन है। निर्वाचन मंडल का चुनाव। चुनाव अभियान के बाद में तीसरा चरण है निर्वाचन मंडल का चुनाव। इसके बाद दोनों दलों का निर्वाचन मंडल के लिए अपने उम्मीदवार खड़े किए जाते हैं। निर्वाचन मंडल के इन उम्मीदवारों को शपथ लेनी होती है कि चुनाव जाने पर वे राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में अपने ही दल के उम्मीदवार को मत देंगे। 23वें संशोधन से अब निर्वाचन मंडल के सदस्यों की संख्या 538 हो गई है। निर्वाचन मंडल का चुनाव लीप वर्ष या चुनाव वर्ष के नवंबर के महीने के पहले मंगलवार को या सरकार द्वारा निर्धारित किसी अन्य तिथि को होता है। निर्वाचनों को प्रत्यक्ष रूप से मतदाताओं द्वारा चुना जाता है। निर्वाचकों के चुनाव और अन्य चुनावों में जिस व्यक्ति को मत देने का अधिकार होगा, इस संबंध में 1917 में मतदाता अधिकार अधिनियम में संशोधन किया गया। मतदान होने के लिए अब केवल 2 योग्यताएं आवश्यक है। प्रथम, संबंधित व्यक्ति ने 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो। दूसरा, संबंधित व्यक्ति उस राज्य में कम से कम 30 दिन से रह रहा हो। मतदान के लिए अब साक्षर होना आवश्यक नहीं। 1974 के कानून के अनुसार राष्ट्रपति पद के चुनाव प्रचार के लिए सार्वजनिक वित्त व्यवस्था है। राज्यों में निर्वाचन मंडल के सदस्यों का चुनाव सूची प्रणाली के आधार पर होता है। मतदाता किसी उम्मीदवार के लिए नहीं, वरन दल की सूची के पक्ष में डाले जाते हैं। राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता निर्वाचन मंडल का चुनाव लड़ते हैं। ज़्यादातर राज्यों में जिला व राज्य स्तरीय पार्टी सम्मेलनों में निर्वाचन मंडल के उम्मीदवार का मनोनयन होता है। संविधान में ये भी कहा गया है कि कांग्रेस का कोई सदस्य या संयुक्त राज्य अमेरिका में लाभ के पद पर आसीन कोई व्यक्ति निर्वाचन मंडल का सदस्य नहीं बन सकता। इस निर्वाचन मंडल का कार्य राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति चुनने के अतिरिक्त और कुछ नहीं। मतदान के एक दिन पूर्व राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार मतदाताओं से रेडियो तथा टेलीविज़न पर अंतिम अपील करते हैं। निर्वाचन मंडल के सदस्यों का चुनाव व्यक्तिगत न होकर सामूहिक होता है, अर्थात जिस दल को किसी राज्य में मतदाताओं का बहुमत प्राप्त हो जाता है, उसी दल के सब उम्मीदवार राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के सदस्य चुने जाते हैं। राष्ट्रपति का जो उम्मीदवार 348 निर्वाचनों में से 270 मत प्राप्त कर लेता है, उसे राष्ट्रपति पद प्राप्त होने का विश्वास हो जाता है। निर्वाचन मंडल द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव। निर्वाचन मंडल द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव मात्र एक औपचारिकता है, क्योंकि निर्वाचन मंडल के सदस्य लोकप्रिय मतों का आदर करते हुए राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में अपने ही दल के उम्मीदवार के पक्ष में मतदान करते हैं। लेकिन अमेरिकन कानून के अनुसार वे किसी भी उम्मीदवार को अपना मत देने के लिए स्वतंत्र है। अमेरिकी इतिहास में ऐसे अनेक बार हुआ है कि किसी राजनीतिक दल के निर्वाचक मंडल के सदस्य ने किसी अन्य दल के उम्मीदवार को अपना मत दिया। बुधवार को निर्वाचन मंडल के सदस्य अपने अपने राज्यों की राजधानियों में एकत्रित होते हैं और राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति पद के लिए विभिन्न उम्मीदवारों के पक्ष में मतदान करते हैं। मतों की गणना की जाती है और प्रमाणित करने के बाद सीनेट के अध्यक्ष के पास भेज दिया जाता है। सीनेट का अध्यक्ष कांग्रेस के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में मतों की गणना करता है और कानूनी तौर पर जीतने वाले व्यक्ति की घोषणा करता है। जब किसी उम्मीदवार को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता,
यदि राष्ट्रपति पद के दो उम्मीदवारों को बराबर मत प्राप्त हो अथवा किसी को भी मतदान का पूर्ण या निरपेक्ष बहुमत प्राप्त न हो तो प्रतिनिधि सभा सबसे अधिक मत प्राप्त करने वाले प्रथम 3 उम्मीदवारों में से किसी एक को राष्ट्रपति निर्वाचित कर सकती है। प्रतिनिधि सभा जब इस प्रकार राष्ट्रपति को निर्वाचित करती है तब प्रतिनिधि सभा में के प्रत्येक राज्य का केवल एक मत होता है। प्रत्येक राज्य के सदस्य बहुमत से निर्णय करते हैं कि उसके राज्य का मत किस उम्मीदवार के पक्ष में गिर जाए। यदि किसी राज्य के प्रतिनिधि समान रूप से इस विषय पर बंट जाए तो उसका मत गिना नहीं जाता। नवीन राष्ट्रपति का पद ग्रहण 1933 के पूर्व तक निर्वाचित होने के लगभग 4 माह पश्चात 4 मार्च को नवीन राष्ट्रपति द्वारा पद ग्रहण किया जाता है, किंतु 20वें संशोधन 1933 के अनुसार राष्ट्रपति 4 मार्च के बजाय 20 जनवरी को अपना पद ग्रहण करता है। इस संशोधन में यह भी निश्चित किया गया है कि यदि नवीन राष्ट्रपति की अपने पद पर आसीन होने के पूर्व मृत्यु हो जाती है तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति बन जाएगा। पद ग्रहण के समय राष्ट्रपति को शपथ लेनी होती है जो उसे सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा दिलाई जाती है। शपथ इस प्रकार है कि मैं गंभीरतापूर्ण शपथ लेता हूं कि अमेरिका के राष्ट्रपति पद पर निष्ठापूर्ण कार्य करूंगा और अपनी योग्यता पर अमेरिका के संविधान का संरक्षण और प्रतिरक्षण करूंगा। फिर भी हम देखते हैं कि जो अमेरिका के राष्ट्रपति की जो निर्वाचन पद्धति है उसकी कई आधारों पर आलोचना की जाती है। जैसे पहला, निर्वाचन मंडल के सदस्य दलीय आधार पर चुने जाते हैं, लेकिन चुने जाने के बाद वे इसी बात के लिए कानून स्वतंत्र है कि वे किसी भी उम्मीदवार को मत दे। साधारणतः वे अपने राजनीतिक दल का समर्थन करते हैं, किंतु कई बार ऐसा भी हुआ है कि किसी दल के निर्वाचन मंडल के सदस्य ने किसी अन्य दल के उम्मीदवार को अपना मत दिया है। दूसरी, त्रुटि निश्चित रूप से अधिक गंभीर है और वह निर्वाचन प्रणाली की इस बात में निहित है कि राज्य विशेष में जिस राजनीतिक दल को बहुमत प्राप्त होता है उसे उस राज्य के सभी निर्वाचनों को चुनने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। इस बात के कारण चुनाव परिणाम बहुत त्रुटिपूर्ण रूप से सामने आते हैं। सन 1860 और 1912 में इब्राहिम लिंकन और वुड्रो विल्सन जब राष्ट्रपति चुने गए तो उन्हें देश की जनता का बहुमत नहीं मिला और 2000 ईस्वी के राष्ट्रपति चुनाव में पुनः ये स्थिति बनी। डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार अल गोरा ने रिपब्लिक पार्टी के उम्मीदवार जॉर्ज बुश की तुलना में अमेरिकन जनता से 3 लाख मत अधिक प्राप्त किए, लेकिन उन्हें निर्वाचन मंडल का बहुमत प्राप्त नहीं हुआ तथा इस कारण से वे राष्ट्रपति नहीं हुए। इन स्थितियों में निर्वाचन प्रणाली स्वाभाविक रूप से बहुत अधिक आलोचक का विषय बन गई। तीसरा, निर्वाचन प्रणाली के कारण राष्ट्रपति के निर्वाचन में घनी आबादी वाले राज्यों का महत्व बहुत अधिक बढ़ जाता है और कम आबादी वाले राज्यों का तथा ग्रामीण क्षेत्रों की अपेक्षा होती है। पिछले लगभग 100 वर्षों में राष्ट्रपति पद पर विजयी सभी उम्मीदवार बड़े राज्यों से ही थे। संघात्मक व्यवस्था के अंतर्गत व्यवहारिक राजनैतिक दृष्टि से इसे उचित नहीं कहा जा सकता। निर्वाचन प्रणाली की इस आधार पर भी आलोचना की जाती है कि यदि निर्वाचन मंडल के मतदाता के परिणाम स्वरूप किसी भी उम्मीदवार को आवश्यक बहुमत प्राप्त न हो और ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति का निर्वाचन प्रतिनिधि सभा द्वारा किया जाए तो परिणाम इससे सर्वदा भिन्न हो सकते हैं जो साधारणतः होने चाहिए। हम देखते हैं कि 2000 में राष्ट्रपति चुनाव में अमेरिका चुनाव व्यवस्था और राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया में एक बड़ी त्रुटि सामने आई। भारत में चुनाव संबंधी समस्त कार्यों को संपन्न करने के लिए स्वयं संविधान द्वारा ही एक संस्था चुनाव आयोग की व्यवस्था की गई है, लेकिन अमेरिका में चुनाव कार्यों को संपन्न कराने के लिए चुनाव आयोग जैसी कोई स्वतंत्र और केंद्रीय संस्था नहीं है। अमेरिकन संघ के सर्वोच्च पद राष्ट्रपति पद के चुनाव और सीनेट
तथा प्रतिनिधि सभा के चुनाव में 50 राज्यों को इस बात की स्वतंत्रता दी गई है कि वे अपने राज्य में अपनी इच्छा अनुसार चुनाव पद्धति की व्यवस्था कर सकते हैं। अतः प्रत्येक राज्य राष्ट्रपति पद के चुनाव हेतु अलग अलग मतपत्र छपवाता है और चुनाव तथा मतगणना हेतु नियम बनाता है। इस बात से 2000 के राष्ट्रपति चुनाव में कुछ विभिन्न स्थितियों को जन्म दिया तथा ये बात संघीय ढांचे के लिए घातक सिद्ध हो गई। राष्ट्रपति पद हेतु उम्मीदवारों के मनोनयन के लिए भी जिस पद्धति को अपनाया जाता है उसमें राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार बनने की इच्छा रखने वाले व्यक्ति की योग्यता पर ध्यान नहीं दिया जाता और राष्ट्रीय सम्मेलनों के उत्तेजनापूर्ण वातावरण के कारण असाधारण प्रतिभाशाली व्यक्ति राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार नहीं हो पाते। अब है राष्ट्रपति की जो चुनाव पद्धति है उसमें हम सुधारने के लिए क्या सुझाव दे सकते हैं। तो पहली है जैसे कि राष्ट्रपति का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से अमेरिकन गणतंत्र के समस्त मतदाताओं द्वारा किया जाए। 22 मार्च 1977 को अमेरिकन राष्ट्रपति द्वारा अमेरिकन कांग्रेस के सम्मुख राष्ट्रपति चुनाव की पद्धति में परिवर्तन और चुनाव सुधार संबंधी प्रस्ताव प्रस्तुत किया। इस प्रस्ताव में मुख्य सुझाव ये था कि अमेरिकन राष्ट्रपति के लिए प्रत्यक्ष चुनाव की पद्धति अपनाई जाए, लेकिन इस प्रस्ताव को समर्थन प्राप्त नहीं हुआ और समय समय पर अन्य और विभिन्न पक्षों द्वारा इसी आशय का प्रस्ताव किया गया। 2000 में सीनेट के लिए नव निर्वाचित सदस्य हेनरी क्विल्टन के द्वारा इस प्रकार की मांग की गई, लेकिन अमेरिकन कांग्रेस इस प्रकार के किसी प्रस्ताव को स्वीकार नहीं की। इस बात की आशा बहुत कम है। दूसरा है कि प्रत्येक राज्य में राष्ट्रपति पद के प्रथम 3 उम्मीदवारों में से उनके द्वारा प्राप्त किए गए लोकप्रिय मतों के अनुपात में उस राज्य के निर्वाचनों के मतों का विभाजन होना चाहिए। तीसरा, राष्ट्रपति निर्वाचन मंडल के सदस्यों का चुनाव जनता द्वारा उसी प्रकार से हो जिस प्रकार सीनेट या प्रतिनिधि सभा के सदस्यों का चुनाव प्रत्येक राज्य में होता है। राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया। अमेरिका संविधान के अनुच्छेद 2 की उपधारा 4 के अनुसार राष्ट्रपति को केवल महाभियोग के आधार पर ही हटाया जा सकता है। महाभियोग देशद्रोह, भ्रष्टाचार या अन्य किसी घोर अपराध या कदाचार के आधार पर ही चलाया जा सकता है। महाभियोग की पद्धति यह है कि प्रतिनिधि सभा का कोई एक या कुछ सदस्य राष्ट्रपति के विरुद्ध उपयुक्त आधार पर आरोप लगा सकते हैं। इसके बाद ये आरोप किसी न्यायिक समिति या विशेष जांच समिति को दे दिए जाते हैं। जांच समिति द्वारा प्रतिवेदन दिए जाने पर यदि प्रतिनिधि सभा आवश्यक समझे तो ये प्रस्ताव तैयार करती है जिसमें राष्ट्रपति पर लगाए गए आरोपों का उल्लेख किया जाता है और प्रतिनिधि सभा को ये प्रस्ताव अपने बहुमत से पारित करना होता है। इस आरोप पत्र की एक प्रति सूचनार्थ राष्ट्रपति को भेजी जाती है। इसके पश्चात ये प्रस्ताव सीनेट के पास भेजा जाता है। सीनेट निश्चित तिथि को इन आरोपों की जांच हेतु एक न्यायालय के रूप में बैठती है और सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश इस बैठक की अध्यक्षता करता है। प्रतिनिधि सभा की ओर से भेजे गए प्रतिनिधि सीनेट के आरोपों के बारे में पूरी जानकारी देता है। राष्ट्रपति को अपने बचाव हेतु स्वयं उपस्थित होना या अपने प्रतिनिधियों और वकीलों को भेजने का अधिकार होता है। यदि पूरी छानबीन के बाद सीनेट अपने 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर दे कि राष्ट्रपति के विरुद्ध लगाए गए आरोप ठीक है तो उसे पद से हटाया जा सकता है और हटाने के बाद उसके विरुद्ध न्यायालय में मुकदमा चलाया जा सकता है। अब तक केवल एक बार 1867 में राष्ट्रपति एंड्रयू जॉनसन के विरुद्ध महाभियोग लगाया गया, लेकिन सीनेट ने इस प्रस्ताव को बहुमत प्राप्त होने में एक मत की कमी रह गई और राष्ट्रपति को पद से नहीं हटाया गया। आज हमने राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है उसके बारे में चर्चा करी, राष्ट्रपति की योग्यता के बारे में चर्चा करी, उसको विशेष वेतन भत्ते वगैरह दिए जाते हैं, उसका जो कार्यकाल है वो 4 साल का होता है। राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है वो 5 चरणों से होता है। उम्मीदवारों का मनोनयन, चुनाव अभियान, निर्वाचन मंडल का चुनाव, निर्वाचन मंडल द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव, फिर नवीन राष्ट्रपति पद ग्रहण करना, फिर जो उस अमेरिका में राष्ट्रपति निर्वाचन की पद्धति है उसकी आलोचना की गई है,
फिर इसको सुधारने के सुझाव और फिर इसको महाभियोग द्वारा हम हटा सकते हैं। आज के लिए इतना ही, आगे अगली क्लास में करेंगे।